स्टूडेंट, आज हम इतिहास की पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। नई घाटी की सभ्यताएं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ नगरों मतलब शहर में। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समस्याएं होती है, तो कुछ अंतर भी हैं। क्या आपको पता है कि आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व मतलब 2500 वर्ष पहले भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आज कल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता है। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं के नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक का पुराने शहर की खोज। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इस वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडहर की खोज की। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। क्योंकि यह अवशेष सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इस स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। लोग नीचे उतरकर उनकी गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, मानो आज के घर हों, और शहरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी है जैसे आज शहरों में बनती है। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ शहर बहुत ही पुराना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पता लगा कि यह शहर 4-5 हजार साल पुराना है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हजार साल पहले लोग खेती करते, पशुपालन या शिकार आदि करके जीवन यापन करते थे। क्या इतने पुराने शहर में भी शहर बन गए थे? क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? इसके बचे खुचे निशान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि शिकारी मानव और शुरू के गांवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन बदल गया था। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। वे खास
कर एक बड़ी नदी और उससे मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी से बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ अक्षर आज पाकिस्तान देश में आते हैं, लेकिन रोपड़ नामक की जगह भारत के पंजाब राज्य में है। कालीनबंगा भारत के राजस्थान राज्य में और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें। खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे। अमीरों की कोठियाँ थीं। गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। चित्र में उन इमारतों की दीवारें देखिए कितनी ऊंची दीवारें हैं। इन्हें किसी मिस्त्री ने बनाया होगा। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होगी। शहर की सड़कें गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, बिल्कुल सीधी सीधी थीं। पूरी शहर व्यवस्थित था। शहरों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। सिंधु घाटी के शहर में खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आस पास के गांव में अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदाम में रखे जाता रहा होगा। चित्र में दिखाया गया है गोदाम मोहनजोदाड़ो नालियां साफ करते हुए। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, सोचें। घरों और गोदाम के अलावा मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इससे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। स्नानागार मोहनजोदाड़ो, सोचिए और बताइए। पत्थर का मारा। जब लोग पत्थर के औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया होगा? खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गला कर चीजें बनाने की तरीके से परिचित थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। यह धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। खिलौने के बैलगाड़ी देखिए, लगता है इस समय की बैलगाड़ी है। जो भी हो, इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी है। एक है पहिया व दूसरा है बैलगाड़ी। सोचकर बताइए कि सिंधु घाटी के नगर के लिए बैलगाड़ी एक जरूरी चीज क्यों रही होगी। आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग करते हैं? देखिए, उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन
चित्रों में दिख रहे चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपने चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। व्यापार। सिंधु घाटी के नगर में पत्थर, हाथी के दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। यह विभिन्न आकार की हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उन पर गीली मिट्टी छापते होंगे। यह गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई जाती हैं, खास तौर पे मेसोपोटामिया, इराक देश में। लगता है कि उन दिनों इराक और सिंधु घाटी की शहरों के बीच व्यापार होता था। एक दूसरे की ज़रूरत की और सुंदर नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचार का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय की जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोथल ये तो हो गया। जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार को इसके बदले में पैसे देते हैं, है ना? अगर दुकानदार पैसे लेने से मना कर दे तो कहें कि वह इसके बदले 1 किलो गेहूँ चाहता है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए और लिखिए। सिंधु घाटी के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले दे कर व्यापार करते थे। मतलब जैसे हम लोग आज के टाइम में कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग सामान का आदान प्रदान करते थे, मतलब लेन देन करते थे। वे इनके लिए रुपयों या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उन समय रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। ठीक है। सिंधु घाटी के नगरों से जो मुहरें प्राप्त हुई है उन पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों के अलावा इन मुहरों पर क्या बना है, इसे आप अपने कॉपी में करेंगे। आपके अनुसार यह क्या संकेत हो सकता है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे इनके अक्षर चित्र जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इन लिखावटों को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देवी देवता। मातृदेवी। इस मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधु घाटी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते होंगे। इस चित्र में दिखाया गया है, नीचे देखिएगा। इस मोहरों पर कौन सी
जानवर दिख रहे हैं, बताइए। इसके अलावा कुछ मोहरों पर की पीपल की पत्तियों और सांप की आकृति जैसी भी बनी मिली है। शायद यह इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पक्की तरह से नहीं कह सकते, मतलब कि ये लोग इन चीज़ों का पूजा करते थे, इसका सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एकदम कंफर्म नहीं है। हम लोगों को मतलब विश्वास नहीं कि हाँ ऐसा कुछ होगा। नीचे देखिए देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं, इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के 4-5 हजार साल पहले सिंधु घाटी नगर बने हुए थे। यह नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। मतलब यह शहर सिंधु घाटी की जो सभ्यता था, ये शहर बने हुए थे लेकिन फिर ये मिट्टी में दब गए। तो क्या कारण हो सकती है, इसका तो हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सिंधु घाटी के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ साल तक भारत में कोई नगर नहीं बने। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ के लड़ाई के स्थल सतह बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सभ्यता मानव सभ्य तक कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देते हैं और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है, मतलब नई रीति रिवाज में परिवर्तित होते हैं। तो योजना किसी कार्यक्रम को संपन्न करने के पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करता है। व्यापार उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। इसमें पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। शताब्दी 100 वर्ष का समय, जैसे सन 2002 को 21वीं शताब्दी कहते हैं। ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ पास अलग अलग जगह का। आगे देखते हैं। देविक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढह कर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ किया। यह लोग गांव में रहते थे। उन गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे के वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम था। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। वहाँ से वे
फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। आर्य गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। इनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण ये जहाँ चारा पानी मिल जाता वहीं बस जाते थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगता था तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे। जहाँ चारा मिलता आर्य वहाँ बस जाते थे। इस प्रकार आर्य कई समूहों में यहाँ आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए थे। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, घोड़ों के रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तत्व इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। संस्कृत, फारसी, लातिन, अंग्रेजी। पशुपालन। आर्यों की बस्ती। आर्य लोग जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। प्रमुख वंश थे पुरु और अनु। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के बने घेरों के अलावा कई गौशालाएं बना ली। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को मड़ी नाम से पुकारते थे। आर्यों और मड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य उनके दयालु दस्यु कहा करते थे। आर्य एवं मड़ी लोग रंग, रूप, बनावट, काम धंधे, बोलचाल, रहन सहन में एक दूसरे से भिन्न थे। आर्यों के जानवरों की संख्या कम होने पर उनकी शंका परियों द्वारा इनको चुरा लेने पर होती थी। इस कारण इनमें आपसी संघर्ष होता था। धीरे धीरे आर्यों और परियों के बीच आपस में वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया। मड़ी लोग गेहूं उगाते थे। यह आर्यों को गेहूं देकर उनसे घी, दूध ले जाते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों का मेल मिलाप शुरू होने लगा। आर्य जौ भी उगाने लगे थे। आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बनी चीजें, जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और शहद था।